हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की जो ये मैं क्लास बना रहा हूँ उसमें बेसिकली आज पॉइंट है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। और बीएनएसएस की ये नेक्स्ट क्लास है। इससे पहले मैंने बहुत सारी क्लास अपलोड कर दी हैं और ये सारी की सारी क्लास मैं यूपीपीसीएसजी को पॉइंट ऑफ व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ बेसिकली। और पहले आप वो सारी क्लासेस देख ली। और जो मैं अभी ये क्लास बना रहा हूँ प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, इसमें 3 सेक्शन बेसिकली हम पढ़ेंगे 84, 85 एंड 86, या 84, 85 तक ही हम कवर कर लेंगे इसमें। और ये सारे के सारे वो सेक्शन है जिसमें से प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इवन मेंस में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो देख लेते हैं होता क्या प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। If any court has reason to believe, whether after taking evidence or not, that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or concealing himself so that warrant cannot be executed, such court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and a specified time। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने 2 क्लासेस से पहले अपलोड करी है, सम्मन से रिलेटेड और वारंट से रिलेटेड। तो जब भी कोर्ट को किसी को बुलाना होता है तो बेसिकली उसको इन्फॉर्म करता है बाय वे ऑफ सम्मन, या फिर पुलिस को अथॉरिटी दे देता है बाय वे ऑफ वारंट। सपोज करो एक पर्सन है जिसके अगेंस्ट में वारंट इश्यू हो चुका है, लेकिन वारंट इश्यू होने के बाद भी वो पर्सन अपने आप को वो कोर्ट के सामने नहीं आना चाह रहा है, कोर्ट के सामने नहीं आ रहा है, या फिर अपने आप को छिपा रहा है, वो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कोर्ट क्या करेगा। अब तीसरा स्टेप है, पहला था सम्मन, दूसरा था वारंट। अब अगर सपोज करो वारंट भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकते क्योंकि वो बंदा एब्सकॉन्ड हो चुका है, या वो पर्सन कंसील कर रहा है अपने आप को, वो भाग चुका है या अपने आप को वो छिपा रहा है, तो इस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगा, प्रोक्लेमेशन की जो प्रोसीडिंग है उसको इनिशिएट कर देगा। अब प्रोक्लेमेशन ये करता कैसे है, सच कोर्ट में पब्लिश ए रिटर्न प्रोक्लेमेशन, तो ये रिटर्न प्रोक्लेमेशन पब्लिश कर देगा रिक्वायरिंग हिम। तो बेसिकली क्या होएगा, क्योंकि देखो सम्मन तो उसको भेज दिया, वो नहीं आया, उसके अगेंस्ट में वारंट भी एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकते क्योंकि वो मिल ही नहीं रहा है, बंदा है कहाँ है, वो भाग चुका है। तो उस कंडीशन में कोर्ट करता क्या है, वो पब्लिश करा देगा एक प्रोक्लेमेशन, और उसमें स्पेसिफाइड टाइम और स्पेसिफाइड प्लेस बताएगा कि आपके अगेंस्ट में हमने वारंट इशू किया था, सम्मन इशू किया था, वारंट इशू किया था, आप आ ही नहीं रहे हो, तो अब आपको फाइनल वार्निंग दे रहे हैं कि आप इस टाइम और प्लेस पे कोर्ट में अपीयर हो जाओ। तो इसे हम बोलते हैं प्रोक्लेमेशन। नोट लेस देन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन। तो बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि प्रोक्लेमेशन पब्लिश होने के कितने दिन के अंदर अंदर उस पर्सन को कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में उसे जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं 84 सब क्लोज 2, द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलो। इट हैज़ पब्लिकली रीड इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ टाउन और विलेज इन सच पर्सन ऑर्डिनरी रिसाइड। देखो 84 सब क्लोज 2 क्या बोलता है कि प्रोक्लेमेशन कैसे हो सकता है, कैसे उद्घोषणा करी जा सकती है कि किसी पर्सन के अगेंस्ट में वारंट इशू हुआ है लेकिन वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुआ, कोर्ट ने उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है। तो पहला हो सकता है, जब आपने देखा होगा कोर्ट जो पुलिस वाले क्या करते हैं, डुगडुगी बजा के, मतलब एक ढोल वाले ले जाते हैं अपने साथ पे और घोषणा कर देते हैं कि इस पर्सन के अगेंस्ट में वारंट इशू हो चुका है, अब ये भाग गया है, ये कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा है, तो हम फाइनल घोषणा कर रहे हैं कि कोर्ट ने हमको आदेश दिया है कि इस पर्सन को पकड़ के लाओ। और बेसिकली प्रोक्लेमेशन क्या होता है, हम उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में जाके अपीयर होना पड़ेगा। तो पहला कैसे प्रोक्लेमेशन करते हैं, पहला इट हैज़ पब्लिकली रीड इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रिसाइड। तो बेसिकली हम क्या कर देंगे, एक ऐसे प्लेस पे जहाँ वो बंदा रहता है उस पे जाके उस वारंट को चिपका देंगे, चस्पा कर देंगे, आपको कोर्ट में आके प्रेजेंट होना पड़ेगा। इट शैल बी अफिक्स्ड to some conspicuous part of the house or homestead in which some person reside। तो पहले में टाउन या विलेज जहाँ पे वो बंदा रहता था, दूसरा उसके घर पे ही जाके कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट के थ्रू पुलिस क्या करेगी, उस पर जो वारंट है उसको चस्पा कर देगी, चिपका देगी, या उस प्रोक्लेमेशन को चिपका देगी कि आपके अगेंस्ट में वारंट इशू हो चुका है, आप नहीं आ रहे हो बार बार, ये फाइनल वार्निंग है आपको कि 30 दिन के अंदर अंदर आप जाओ। तो पहला कहाँ चिपकाएगी, पहला वो जाएगी तो जहाँ टाउन या विलेज जहाँ पे वो रहता है उस पर्सन, तो पब्लिकली क्या होएगा, सपोज करो कोई चौराहा है, उस चौराहे पे चिपका देगी। सपोज करो कोई ऐसी जगह है जहाँ सब पढ़ सकें, तो उस ऐसी जगह पे चिपका देगी उस चौराहे के आसपास कि भैया इस ए पर्सन के अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है इस पर्सन को और ये प्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो इसको सूचित कर दिया जाता है कि ये कोर्ट में आके उपस्थित हो जाए। दूसरा उसके घर पे जाके चिपका देगी। तीसरा और सम कॉन्स्पिशियस प्लेस टू सच टाउन और विलेज। उसके बाद आप देख लेते हैं ए कॉपी देयर ऑफ शैल बी अफिक्स्ड सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट। अभी क्वेश्चन आता है कि जब प्रोक्लेमेशन कोर्ट डिक्लेयर करता है वारंट इशू करने के बाद, कोर्ट प्रोक्लेमेशन
कोर्ट डिक्लेयर कर देता है तो इस कंडीशन में कहाँ कहाँ इस प्रोक्लेमेशन को लगाया जाता है, तो पब्लिकली, जिसे पब्लिक रीड कर सके ऐसे प्लेस पे। सपोज करो एक ए है, उसका विलेज है, वो सपोज करो वो दिल्ली के करावल नगर में रहता है, तो उस करावल नगर के किसी पब्लिक प्लेस पे जाके अगर कोर्ट क्या करेगा, वो पुलिस वाले क्या करेंगे, उस जो प्रोक्लेमेशन है उसको चिपका देंगे जहाँ आते जाते सारी पब्लिक उसको पढ़ सके। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि जिस पर्सन के अगेंस्ट में ये प्रोक्लेमेशन बेसिकली इशू हुआ है, उस पर्सन ने भी इसको पढ़ लिया है। दूसरा, अगर सपोज करो पब्लिक प्लेस पे तो चिपका है, दूसरा उसके घर के बाहर भी चिपका दिया जाएगा। तीसरा, कोर्ट के बाहर, जिस कोर्ट में उसको प्रेजेंट होना है उसके बाहर भी इस प्रोक्लेमेशन की कॉपी को चिपकाया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा 84(2) सब क्लोज टू द कोर्ट में ऑल्सो इफ थिंक फिट डायरेक्ट ए कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द प्लेस। तो पहले में क्या था कि पब्लिक प्लेस पे चिपका देगी, दूसरा उसके घर के बाहर चिपका देगी, तीसरा कोर्ट के बाहर चिपका देगी। एक वे ये भी है कि कोर्ट को लगता है ना कि भाई हमने पब्लिक प्लेस पे भी प्रोक्लेमेशन चिपका दिया है, वो तब भी नहीं आ रहा है, हमने क्या कर दिया, उसके घर के बाहर भी प्रोक्लेमेशन की चस्पा कर दिया, तब भी नहीं आ रहा है वो, हमने बेसिकली क्या किया, कोर्ट के बाहर भी प्रोक्लेमेशन को चस्पा कर दिया, तब भी नहीं आ रहा है। उसके बाद वो क्या करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को बेसिकली डेली न्यूज़पेपर में सर्कुलेट कर देंगे कि इस पर्सन के अगेंस्ट में एक प्रोक्लेमेशन इश्यू हो चुका है, ये प्रेजेंट नहीं हो रहा है। ठीक है। 84 सब क्लोज 3 a statement in writing by the court issuing the proclamation was duly published on a specified day in the manner specified in clause 1 and subclause 2। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा, जो ये सारे के सारे देखो, ये जो ABC और 84 सब क्लोज 2 का 2 जो है ना, ये कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा कि इस पर्सन के अगेंस्ट में बेसिकली हमने एक प्रोक्लेमेशन जो इशू किया था और इस पर्सन के अगेंस्ट में इस प्रोक्लेमेशन की इस पर्सन को बेसिकली नॉलेज हो चुकी है, उसके बाद भी ये पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहा है। ठीक है। उसके बाद shall be conclusive evidence that the requirement of this section have been complied with, where a proclamation 84 sub clause 4, where a proclamation published under subsection 1 is in respect of a person accused of an offence which is made punishable with 10 years or more or imprisonment for life or death under Bharatiya Nyaya Sanhita under any other law for the time being in force, and such person fails to appear at the time or place specified required by the proclamation, the court may, after making such inquiry as think fit, pronounce him a proclaimed offender। तो जब इस पर्सन के अगेंस्ट में ये तीनों चीज़ें, ये काम कर दिया गया था, उसके घर के बाहर जाके ये चिपका दिया, ठीक है, पब्लिक प्लेस पे चिपका दिया, न्यूज़पेपर में भी हमने पब्लिश कर दिया, लेकिन अभी भी वो 30 दिन के अंदर वो नहीं आता है, तो 84 सब क्लोज 4 बोल देता है कि ऐसे अपराध में, जिस अपराध में पनिशमेंट 10 साल या उससे ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ है, उस कंडीशन में अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में नहीं आता इन सब की बात भी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसको कोर्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, ये से बोलते हैं प्रोक्लेमेशन। और कब प्रोक्लेमेशन हो जाएगी कि इन सब के सूचना के बाद भी वो पब्लिक प्लेस पे प्रोक्लेमेशन अटैच कर दिया, उसके घर के बाहर प्रोक्लेमेशन अटैच कर दिया न्यूज़पेपर में, तब भी वो कोर्ट में नहीं आता है, 30 दिन के बाद कोर्ट उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगा। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तो पहला तो क्या है कि 84 में तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसे डिक्लेयर कर दिया है। दूसरा ये है कि अगर वो नहीं आ रहा है तो कोर्ट फिर क्या कर सकता है, तो पहले सम्मन इशू किया, वारंट इशू किया, उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया। अभी कोर्ट के पास एक फर्दर राइट ये है कि कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देगा, मतलब उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे। तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, द कोर्ट इशूइंग ए प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल और बोथ बिलोंगिंग टू प्रोक्लेम्ड पर्सन। तो उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को कोर्ट अटैच कर देगा। अटैच का मतलब क्या होता है कि कोर्ट बेसिकली अपनी कस्टडी में ले लेगा कि ये प्रॉपर्टी उस पर्सन की नहीं है, उस प्रॉपर्टी के बाहर बेसिकली सील लगा दी जाएगी, या उस मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सील लगा दी जाएगी कि वो प्रॉपर्टी कोर्ट के पास जा चुकी है, कोर्ट अपने पास उसे ले चुका है, अपनी कस्टडी में ले चुका है, इसे बोलते हैं अटैचमेंट। और उसके बाद अगर ये प्रॉपर्टी उस पर्सन को, जिस पर्सन के अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर हुआ था, तो कोर्ट में जाके छुड़वानी पड़ेगी। Provided that where at any time of the issue of proclamation the court is satisfied by affidavit or otherwise that the person in relation to whom the proclamation is issued is about to dispose of whole or any part of his property or is about to remove the whole or any part of the property from the local jurisdiction of the court, it may order attachment प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली। एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताता हूँ कि प्रोक्लेमेशन के साथ साथ क्या प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। तो जनरली पहले प्रोक्लेमेशन इशू होता है, 30 दिन का टाइम दिया जाता है, अगर 30 दिन में वो पर्सन नहीं आता तब प्रॉपर्टी अटैच की जाती है।
लेकिन क्या जिस दिन प्रोक्लेमेशन की प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई थी, जिस दिन 84 के ऑर्डर हुए थे, क्या उस दिन के साथ साथ उसी 85 लग सकता है? तो ये नहीं लग सकता जनरली। जिस पहले उस पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाएगा, अगर वो पर्सन बार बार प्रोक्लेमेशन के बाद भी कोर्ट में नहीं आ रहा है, तभी उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, क्या हम साइमल्टेनियसली जिस दिन हमने 84 में प्रोक्लेमेशन बेसिकली पब्लिश किया था, उसी के साथ साथ क्या हम प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं? इट में ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली। कब कर सकती है? कब कर सकती है? जब ये प्रोवाइजो लगता है। हाँ, कर सकते हैं एक सिचुएशन को। जनरल प्रोविजन तो ये है कि पहले प्रोक्लेमेशन इशू होगा, उसके बाद अगर वो पर्सन 30 दिन के अंदर नहीं आता तब उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी। लेकिन स्पेसिफिक प्रोविजन ये है कि अगर सपोज करो प्रोक्लेमेशन इशू हो रहा है और कोर्ट में ये चीज़ प्रूव हो जाती है, ये प्रोवाइजो प्रूव हो जाता है। प्रोवाइजो क्या बोलता है? प्रोवाइडेड दैट वेयर एट एनी टाइम ऑफ the issue of the proclamation the court is satisfied by affidavit otherwise that the person in relation to whom the proclamation issued, कोर्ट ही इस बात से सेटिस्फाइड हो जाता है कि वो बंदा जिसके अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है, उसे पता लगा 84 में प्रोक्लेमेशन उसके अगेंस्ट में इशू हो चुका है और कल को 85 की प्रोसीडिंग में कभी ना कभी तो होगी अगर वो कोर्ट नहीं जाएगा। तो वो क्या करता है? वो चालाकी कर रहा होता है, इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी। अब वो क्या करे? उसके पास जो कार है उसे लग रहा है कि कल को 85 की प्रोसीडिंग होगी और मेरी कार को कोर्ट अटैच कर लेगा या मेरे घर को कोर्ट अटैच करेगा, तो अगर वो पहले ही बेच दो तो कोर्ट अटैच कैसे कर पाएगा? ठीक है। या फिर इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुडिक्शन, या उस कार को कोर्ट की जुडिक्शन से ही बाहर कर दे, तो उस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगा कि अगर कोर्ट में ये प्रूव हो गया तो कोर्ट साइमल्टेनियसली जिस दिन 84 के ऑर्डर कर रहा है उसी दिन 85 अटैचमेंट के ऑर्डर साइमल्टेनियसली एक साथ कर सकता है। लेकिन उसके लिए बेसिकली एफिडेविट या अदरवाइज प्रूव करना पड़ेगा कि दिस पर्सन इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोर्ट साइमल्टेनियसली प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है जिस दिन 84 में कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन इशू किया था? तो जनरली नहीं कर सकता। लेकिन जो प्रोवाइजो है 85 का प्रोवाइजो, फर्स्ट प्रोवाइजो बोलता है कि साइमल्टेनियसली अटैचमेंट तब हो सकती है जब कोर्ट में ये प्रूव कर दिया जाए कि द पर्सन इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी और इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब वो पर्सन क्या कर रहा है? वो चालाकी कर रहा है। वो क्या कर रहा है? 84 की प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है, उसको पता है कि आज 84 की प्रोसीडिंग मेरे अगेंस्ट में आई है, 84 के ऑर्डर मेरे अगेंस्ट में हुए हैं, कल को 85 के ऑर्डर मेरे अगेंस्ट में हो जाएंगे कि अगर मैं कोर्ट में 30 दिन के अंदर नहीं जाऊँगा तो कोर्ट मेरी प्रॉपर्टी को ही अटैच कर देगा। तो उस कंडीशन में वो क्या करता है? 85 के सेक्शन ऑर्डर होने से पहले ही अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहा है। अब ये बात प्रूफ होती है, कोर्ट क्या करेगा कि 84 के साथ साथ 85 के ऑर्डर कर देगा। तो जनरली 84 के बाद 85 के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक प्रोविजन जब प्रोवाइजो एप्लीकेबल हो जाएगा, जब वो पर्सन क्या करता है, जैसे ही उसके अगेंस्ट में 84 के जैसे लग रहा है कि आज सपोज करो उस पर्सन के अगेंस्ट में 84 के ऑर्डर हो रहे हैं और उसे पता चलता है वो प्रॉपर्टी बेचने जा रहा है, तो कोर्ट में पुलिस वाले क्या करते हैं? तो बेसिकली क्या करते हैं कि जब सब आप इसके अगेंस्ट में 84 का ऑर्डर कर रहे हो और ये पर्सन जैसे ही इसको पता लगेगा कि इसके अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है, ये अपनी प्रॉपर्टी बेच देगा, तो आप क्या करो? साइमल्टेनियसली एक और ऑर्डर कर दो, इसकी प्रॉपर्टी को आप अटैच कर दो। तो कोर्ट क्या करेगा? साइमल्टेनियसली उसके अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन तो इशू करेगा ही करेगा, उसकी प्रॉपर्टी को उसी दिन अटैच कर देगा। सच ऑर्डर शैल अदरवाइज the attachment of any property belonging to such person within the district in which it is made, and it shall be such order shall authorize the attachment of any property belonging to such person within the district। तो बेसिकली मैं सपोज करो जूनियर सिविल जज बन जाता हूँ तो या मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाता हूँ, तो मेरे पास क्या पावर है कि मैं अपनी जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी अटैच करवा सकता हूँ। and it shall be authorized the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by district magistrate। तो मुद्दा ये आता है कि मैं मेरी जुरिडिक्शन में अगर पर्सन है और उसके अगेंस्ट में 84 के ऑर्डर कर रहा हूँ या 85 में प्रॉपर्टी अटैचमेंट करा सकता हूँ, तब तो मैं कर सकता हूँ। क्या मैं आउटसाइड जुरिडिक्शन भी कर सकता हूँ? सपोज करो मैं कड़कड़डूमा का जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाता हूँ, तो क्या मैं 30,000 की जुरिडिक्शन में कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विदाउट सच डिस्ट्रिक्ट वैन एंडोस्ड बाई। तो बेसिकली इस अगर सपोज करो मेरे को किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन या अटैचमेंट के ऑर्डर इशू करना है जो मेरी जुरिडिक्शन में ही नहीं रहता, तो मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन मेरे को उस ऑर्डर को एंडोर्स कराना पड़ेगा किससे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। एंडोर्स्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन
द प्रॉपर्टी सिचुएटेड। तो जब एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई प्रोक्लेमेशन या अटैचमेंट का ऑर्डर करता है तो वो कर तो सकता है आउटसाइड जुडिक्शन, लेकिन अटैचमेंट का ऑर्डर वो मतलब उस प्रॉपर्टी को अपनी कस्टडी में आउटसाइड जुडिक्शन में ले ही नहीं सकता विदाउट द एंडोर्समेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के एंडोर्समेंट के बाद ही आउटसाइड जुडिक्शन, अगर मेरी जुडिक्शन में होता तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिर तो मेरी जुरिस्डिक्शन है, मेरी अथॉरिटी है, मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हूँ, मेरी जुडिक्शन में कोई प्रॉपर्टी मैंने उसको अटैच कर दिया। लेकिन मेरे को लग रहा है कि एक पर्सन है ए, उसकी प्रॉपर्टी मेरी जुडिक्शन में नहीं है, किसी और जुडिक्शन में है, वो मैं दिल्ली में का जज हूँ, वो गाजियाबाद की जुडिक्शन में है, तो मैं क्या करूँगा, उस प्रॉपर्टी को अटैच तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को एंडोर्समेंट चाहिए होगा किसका, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। ये क्वेश्चन बनता है 85 सब क्लोज 2 में, ये क्वेश्चन बनता है कि विदाउट जुडिक्शन व्हेन द प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी अटैच्ड, तो वेदर इट इज़ पॉसिबल विदाउट एंडोर्समेंट, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एंडोर्समेंट, the endorsement is required at that particular time, endorsement of district magistrate to attach that property, without jurisdiction में endorsement चाहिए district magistrate का। if the property ordered to be attached is a debt or other movable property, the attachment under this section shall be made। तो debt का मतलब है कि अगर पैसे या फिर अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, कार वगैरह को अगर हम अटैच कर रहे हैं तो उस कंडीशन में कैसे हो जाएगा, कैसे हम अटैच कर सकते हैं उसको, प्रॉपर्टी को, मैं कार को सीज कर दूँ बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। अब रिसीवर कौन होता है, रिसीवर एक कोर्ट का एजेंट होता है। कोर्ट क्या करेगा, एक सपोज करो किसी एक पर्सन को, किसी एक एडवोकेट को रिसीवर, किसी भी पर्सन को रिसीवर अपॉइंट कर सकता है। तो कोर्ट कैसे, अब मैं सपोज करो मैंने एक पर्सन ए है, उसके अगेंस्ट में अटैचमेंट के ऑर्डर तो कर दिए हैं और उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है, तो कोर्ट की, तो उसकी प्रॉपर्टी को मैं सीज कर लूँगा, या फिर मैं अपना एक पर्सन अपॉइंट कर दूंगा कि ये प्रॉपर्टी इस पर्सन की देखभाल में रहेगी और ये पर्सन मैं कोर्ट हूँ, मेरा एजेंट है, तो उसे बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू प्रोक्लेम पर्सन और टू एनी ऑफ हिज बिहाफ। सपोज करो वो प्रॉपर्टी उस पर्सन की कस्टडी में ही नहीं है, मेरी कार मेरी कस्टडी में नहीं है और मेरे अगेंस्ट में अटैचमेंट के ऑर्डर हो गए, तो कोर्ट क्या कर सकता है, जिस पर्सन की भी कस्टडी में उस पर्सन को ऑर्डर दे देगा कि आप ये कार अमित को डिलीवर नहीं करोगे, ऑल्दो ये कार अमित की है, क्योंकि इस अमित के अगेंस्ट में हम अटैचमेंट के ऑर्डर इशू कर रहे हैं, तो आप कार अमित को डिलीवर नहीं करेंगे। तो मुद्दा ये आता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे अटैच किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन ये आता है मूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे अटैच किया जा सकता है, तो सीज करके उस प्रॉपर्टी को सीज कर दो, या अपॉइंटमेंट रिसीवर कर दो, या उसकी डिलीवरी को ही प्रोवाइड कर दो। बाय ऑल और एनी ऑफ सच मैटर इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज इमूवेबल। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है, सपोज करो मेरी कार है और मेरे अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन इशू है, तो मेरी कार को कोर्ट सीज करा देगा, या मेरी कार पे कोर्ट अपॉइंटमेंट कर देगा किसी थर्ड पर्सन को, उसे हम बोल देंगे रिसीवर का, ये मेरी कार है मुझको मिलेगी नहीं, डिलीवरी प्रोहिबिट हो जाएगी, इसे बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज इमूवेबल द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल इन द केस लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट बी मेड थ्रू कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द लैंड। अब इस कंडीशन में क्या होता है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कलेक्टर से हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के थ्रू ही इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, अगर वो प्रॉपर्टी लैंड पेइंग रेवेन्यू है। ऐसी लैंड जो जिससे रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट रिसीव कर रही है, उस लैंड को अगर अटैच कर रहा है कोर्ट, तो उस कंडीशन में कलेक्टर के थ्रू ही उसको अटैच किया जा सकता है, मेड थ्रू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट इन विच। अब इस कंडीशन में करते क्या, उस देखो मूवेबल प्रॉपर्टी को तो सीज कर देंगे, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी घर को हम सीज कर सकते, तो घर को क्या कर सकते हैं, घर की पोजीशन हम ले लेंगे, या फिर उस घर में एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट कर देगा कोर्ट। जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी में मूवेबल प्रॉपर्टी में थर्ड पर्सन अपॉइंटमेंट एज ए रिसीवर अपॉइंट किया था, ऐसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी में थर्ड पर्सन को अपॉइंट कर देगा और उसे रिसीवर बना देगा। बाय ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी और प्रोक्लेम। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जब अटैच किया जाएगा तो कोर्ट एक ऑर्डर और कर सकता है, वो ये बोल देगा कि अमित के अगेंस्ट में अगर सपोज करो मेरी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, मेरा कोई घर कोर्ट अटैच करता है प्रोक्लेमेशन के बाद में, तो उस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगा, या तो उस घर की पोजीशन अपने अंडर में ले लेगा, या फिर उसमें थर्ड पर्सन को बैठा देगा अपने बिहाफ पे, उसे रिसीवर हम बोलते हैं, या फिर कोर्ट बोल देगा कि अमित को कोई रेंट या कोई भी प्रॉफिट इस प्रॉपर्टी से ना दिया जाए आज के बाद, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को हम अपनी कस्टडी में ले रहे हैं, कोर्ट बोल देगा। If the property order is to be attached, consist livestock is a perishable nature, the court may, if think fit, it expedient, order immediate sale thereof, and in such case, the proceed of the sale shall be
शैल अबाइड द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो पेरिसेबल नेचर, लाइफ स्टॉक पेरिसेबल नेचर, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो 2 या 3 दिन तक ही रह सकती है, या पेरिसेबल नेचर में मतलब कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएगी, तो उस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगा, जैसे सपोज करो किसी का 50 लीटर दूध कोई कोर्ट अटैच करा देता है, तो उस कंडीशन में 50 लीटर दूध कितने दिन चलेगा, 2 दिन चल जाएगा, 3 दिन चल जाएगा, लेकिन उस 50 लीटर दूध की वैल्यू अगर आज के टाइम में आप देखोगे तो 8 पंजे 40, 4,000 के आसपास हो जाएगी। तो 4,000 के आसपास वो प्रॉपर्टी है, 4,000 की वैल्यू के वो अगर देखें वो दूध हो जाएगा, तो उस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगा, उस दूध को तुरंत ही बिकवा देगा 85 सब क्लोज 5 में, और क्या करेगा, उस जो पैसे हैं उसको अपने पास रख लेगा। द पावर, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटी ऑफ ए रिसीवर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी द सेम दोज। अब आपने अगर ऑर्डर 35 या ऑर्डर 40 है, ऑर्डर 40 ऑफ सीपीसी पढ़ा होगा, तो वो राइट्स, पावर, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी ऑफ रिसीवर की बात करता है। तो सेम पावर 85 सब क्लोज 6 में लगती है। क्वेश्चन आता है कि क्या पावर होंगी रिसीवर के पास, क्या सेम पावर होंगी जो सीपीसी में होती है, तो हाँ सेम पावर होंगी जो सीपीसी में होती है 85 सब क्लोज 6 में। अब ये नया सेक्शन ऐड हुआ है जो कि सीआरपीसी में नहीं था, आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम पर्सन। द कोर्ट में ऑन रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ प्रोक्लेम्ड पुलिस ऑफिसर, द कोर्ट में ऑन रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, कोर्ट किसकी रिटर्न रिक्वेस्ट पे, पुलिस ऑफिसर की रिटर्न रिक्वेस्ट पे, नोट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो या तो कमिश्नर ऑफ पुलिस हो या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, वो रिक्वेस्ट करे कोर्ट को रिटर्न में, इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ requesting assistance from a court or an authority in contracting state for identification, attachment and forfeiture of property belonging to proclaimed person in accordance with the procedure provided in chapter 7। तो ये नया प्रोविजन ऐड हुआ है बेसिकली सेक्शन 86 बोलता है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस एक रिटर्न रिक्वेस्ट डाल सकते हैं किसको, कोर्ट को जिसने प्रोक्लेमेशन इशू किया है, और उस कोर्ट से बोल सकते हैं कि सर जिसके अगेंस्ट में आपने 85 की जो सेक्शन में प्रोक्लेमेशन इशू किया था प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए, अब ये प्रॉपर्टी क्या उस पर्सन को बिलोंग करती है या नहीं करती है, प्लीज़ उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप एक ऑर्डर इशू कर दो। ठीक है, तो ये 86 में आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम पर्सन। तो बेसिकली हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रॉपर्टी उसी पर्सन की है ना जिस पर्सन के अगेंस्ट में 85 के ऑर्डर हुए हैं। तो ये थे 84, 85, 86, 87 नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊँगा, और इस पूरी क्लास को आप ढंग से सुन लो। इस जितने भी मैंने आपको बताया, जैसे रिसीवर अपॉइंट होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी कैसे अटैच होगी, या 3 तरीके से हम प्रोक्लेमेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे हम पब्लिक प्लेस पे लगा देंगे, होम और हाउस स्ट्रीट पे लगा देंगे, और या फिर कोर्ट के बाहर हम लगा देते हैं। ये 3 तरीके से जो था कैसे कैसे लगा देते हैं, ये पब्लिकली रीड करेंगे, कोर्ट घर के उसके बाहर लगा देंगे प्रोक्लेमेशन, या फिर ए कॉपी देयर ऑफ शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिरेसी पार्ट, और उसके अलावा 30 दिन के अंदर अंदर उसको प्रेजेंट होना होता है कोर्ट में जब उसके अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन हो जाता है। उसके सिवा कोर्ट किसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकता है, तो इसमें भी क्वेश्चन है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट में 10 या उससे 10 साल या उससे ज़्यादा साल की पनिशमेंट का कोई भी ऑफेंस इसने किया है, तो उस कंडीशन में उसके अगेंस्ट में कोर्ट उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगा अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर प्रेजेंट नहीं हो जाता है। उसके अलावा अटैचमेंट प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों का अटैच किया जा सकता है। उसके सिवा साइमल्टेनियसली उस प्रॉपर्टी को अटैच कब किया जाएगा, 84 के बाद 85 में सब्सिक्वेंटली अटैच किया जा सकता है, लेकिन साइमल्टेनियसली तब किया जा सकता है जब ये लगता है कि यार वो पर्सन तो तुरंत ही 84 के ऑर्डर होने के बाद इस प्रॉपर्टी को बेच देगा, तो कोर्ट क्या करेगा 84 के साथ साथ 85 के भी ऑर्डर कर देगा, मतलब प्रोक्लेमेशन के ऑर्डर के साथ साथ अटैचमेंट के ऑर्डर भी कर देगा। तो ये सारे के सारे सेक्शन अब जो मैंने बताया था, जितने इस क्लास में बताया, ध्यान से प्लीज़ सुन लो। इससे पहले की क्लास जितनी भी सारी की सारी क्लास देख लो। मुश्किल से ये कुछ भी नहीं तो 7-8 घंटे में आपका पूरा BNSS कवर हो जाएगा। ऐसी नेक्स्ट क्लास में लेके आ रहा हूँ, अगली 15 या 20 क्लास में पूरा BNSS में कवर करा दूँगा। तो प्लीज़ ये वीडियो आप देख लो, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर कर दो, ये वीडियो शेयर कर दो। थैंक यू दोस्तों।